नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कब होगा कैबिनेट विस्तार। उत्तराखंड में 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और इन्हीं तैयारियों के तहत धामी सरकार ने भाजपा के 10 नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी सौंप दी है। धामी सरकार में पहली बार नेताओं को दायित्व बांटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी लंदन दौरे पर जाने से पहले ही दायित्व को हरी झंडी दे चुके थे। इसके विधिवत आदेश भी कर दिए गए हैं। सूची के सामने आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, जबकि कुछ अभी भी मायूस हैं। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि 20 दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जारी हो सकती है और अन्य कार्यकर्ताओं को भी जगह मिल सकती है। दायित्वधारियों की सूची जारी होने के दौरान ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आलाकमान कहेगा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। लोकसभा सीट से लड़ने के संकेत फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए। पौड़ी में त्रिवेंद्र की बढ़ती सक्रियता से पौड़ी के मौजूदा बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत की परेशानी बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। बीजेपी में बड़ा तूफान उठने वाला है क्योंकि सरकार ने अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं किया। कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी है कि यदि सरकार में साहस है तो वो कैबिनेट का विस्तार करके दिखाए। सवाल यह है कि क्या दायित्व बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट का विस्तार करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ तैयारियों में लगी हुई है और इन्हीं तैयारियों के तहत धामी सरकार में बीजेपी के 10 नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। धामी सरकार में पहली बार नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी लंदन दौरे पर जाने से पहले ही दायित्व को हरी झंडी दे चुके हैं। इसके विधिवत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और इस सूची के सामने आने के बाद कई पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, जबकि कुछ अभी भी मायूस हैं। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि 20 दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जल्द जारी हो सकती है ताकि अन्य कार्यकर्ताओं को भी जगह मिल सके। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। बीजेपी में बड़ा तूफान उठने वाला है क्योंकि सरकार ने अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है। कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी है कि यदि सरकार में साहस है तो वो कैबिनेट का विस्तार करके दिखाए। नहीं, तूफान को तो देखिए जो भी शांत करेंगे। अभी तो प्याले में तूफान उठने वाला है इनके यहाँ। और इन्होंने, मैं इतना जरूर कहूँगा कि 10 जो कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है वो इन्होंने चटनी चूरन और च्यवनप्राश चटाने का काम जरूर कार्यकर्ताओं को किया है और ताकि वो चटकारे भी नहीं ले सकें और चिंतन भी करें। कुछ लोग उसको बहुत बारीकी से भी देखें। भारतीय जनता पार्टी के अपने उत्तराखंड राज्य के प्रमुख कार्यकर्ताओं को सरकार के द्वारा दायित्व दिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद है और सभी नए जो कार्यकर्ता जिनको दायित्ववान हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि सरकार ने दायित्व देना है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की भी इच्छा थी कि कार्यकर्ताओं को दायित्व मिले। भविष्य में भी दायित्व मिलेगा, ऐसे कार्यकर्ता अपेक्षा रखते हैं। एक तरफ जहां सरकार दायित्वों का बंटवारा कर सभी को साधने की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आलाकमान कहेगा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। त्रिवेंद्र ने पौड़ी लोकसभा सीट से लड़ने के संकेत दिए हैं। पौड़ी में त्रिवेंद्र की बढ़ती सक्रियता से पौड़ी में मौजूदा बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत की परेशानी बढ़ गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी कांग्रेस की रणनीति साफ कर दी है कि कांग्रेस 2024 का चुनाव आर्थिक और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ेगी और उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, दलित उत्पीड़न व बेरोजगारी को चुनावी हथियार बनाया जाएगा।
2024 के संघर्ष के लिए, संसदीय चुनावों के लिए और राज्यों के चुनावों को लेकर के कुछ सार्वभौम मुद्दों पर चर्चा की और कुछ रणनीति तय की। हमने कहा है कि आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, आर्थिक विषमता, जो गरीब अमीर के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिस तरीके से अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहा है, हम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे गरीब अमीर के बीच की खाई घटे और लोगों की खरीदने की क्रय शक्ति बढ़े और हमारी जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो रोजगार मूलक हो सके। हम इसके आधार पर कि गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के, आम आदमी की प्रति कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, उसको मानक मानेंगे विकास का। हम विकास का मानक मानेंगे कि जो है हमने कितने रोजगार, जो पैसा खर्च किया गया है, उससे सृजित हुए। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस 2024 का चुनाव आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ ही उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, दलित उत्पीड़न व बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी, वहीं बीजेपी पीएम मोदी के सहारे और धामी के सहारे एक बार फिर राज्य की 5 लोकसभा सीटों से हैट्रिक लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखना होगा कि 2024 का दंगल किसके लिए होगा मंगल। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सियासत जो है वो उत्तराखंड में तेजी से शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, कार्य जो है उनका बंटवारा जो किया गया है। अब कैबिनेट विस्तार पर निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस इससे पहले कई बार कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल उठा चुकी है। हरीश रावत यहाँ तक कि कह चुके हैं कि अगर कैबिनेट विस्तार होगा तो धामी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये तमाम चीजें अभी तक कांग्रेस के द्वारा लगातार कही जा रही हैं और ये भी कहा गया है कि अगर साहस है तो कैबिनेट विस्तार करके दिखाएं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विपिन खन्ना जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हनी पाठक जी, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ये साफ कहा कि अगर आप में साहस है, बीजेपी में साहस है तो कैबिनेट विस्तार करके दिखाए। इससे पहले कई बार कांग्रेस ये बात कह चुकी है कि अगर कैबिनेट विस्तार हुआ तो धामी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। इस तरीके के बयानबाजियां पहले भी होती आई हैं। कैबिनेट विस्तार एक बड़ा मसला अभी तक बना हुआ है, सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सारे कांग्रेस के लोग, ये सारे इतनी बड़ी ज्योतिष दूसरी पार्टी के लिए रच देते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं। अपनी पार्टी इन्हें खड्डे में जाती नहीं दिखाई देती है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी इन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि बीजेपी अब की बार मुंह की खाएगी, वहां पे मुंह की कौन खाया ये इनको पता लग गया। तो ज्योतिषाचार्य जो इन्होंने पढ़ा है वो अपनी पार्टी के लिए क्यों नहीं देखते कि इनकी गत में कौन सी जा रही है पार्टी, कहां जा रही है, किस जगह जा रही है, क्यों ठगबंधन महागठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है, हम क्या हैं। इनको आकलन अपने आप का ये करना चाहिए, हम स्वयं क्या हैं। उसके बाद कहीं और भविष्यवाणी करे तो शोभा देता है। इससे पहले दायित्वधारियों की जब लिस्ट नहीं आ रही थी तो इनके सभी प्रवक्ताओं से लेकर हरीश रावत जी से लेकर सभी लोग ये बोल रहे थे कि दायित्वधारियों की लिस्ट नहीं आएगी, ठंडे बस्ते में पड़ी है, मुझसे लिख लीजिए। आप ही की डिबेट में मैंने सुना है इनके मुंह से कई बार ये बात, हमसे लिख लीजिए। अब 10 की आई, फिर और आएगी, फिर और आएगी। अब जब दायित्वधारियों की लिस्ट आनी शुरू हो गई तो कैबिनेट विस्तार पे चले गए। मुख्यमंत्री वो रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो वक्त तय करेगा ना। मेरा बस इतना कहना है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ये बात कहती हूँ कि इतनी बड़ी ज्योतिष की इनके पास विद्या है तो अवश्य अपने लिए भविष्यवाणी करे, एक सुखद अनुभव ले, क्योंकि दिल को खुश करने को गालिबे ख्याल अच्छा है, तो अपनी भविष्यवाणी खुद करे और देखे। दूसरी बात पर मैं आती हूँ, ये कहते हैं अभी आपके माध्यम से मैंने सुना कि चटनी चूरन च्यवनप्राश जोशी जी कहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो अंतरकलह की बात ये हमसे कह रहे हैं, च्यवनप्राश तो वाकई में बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। अगर हम दे रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को हम च्यवनप्राश दे रहे हैं, ये तो बधाई के पात्र है हम। और आपको भी हमसे सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को च्यवनप्राश खिलाओ, वो सड़कों पर आएंगे, नहीं तो तुम्हें पौड़ी और कोटद्वार में 20 लोगों की भी संख्या नहीं मिलेगी जो देहरादून से जाकर मिली, फिर तुम्हारे यहाँ थूकने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। तीसरी बात,
इनके यहाँ अंतर कला कितनी है यशी जी? देखिए, छाछ बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसके खुद 72 छेद। ये देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश प्रभारी है, उनको पत्र लिख दिया जाता है। प्रीतम सिंह जी अलग ही चलते हैं, हरीश रावत जी अलग चलते हैं। ये जग जाहिर है, पूरा उत्तराखंड जानता है कि इनके यहाँ अंतर कला सबसे ज्यादा है। तो अपने को देखो ना, अपनी अंतर कला को मिटाओ। अच्छा समय है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, मैं इनको मुफ्त में राय देती हूँ कि अंतर कला को मिटाइए, क्योंकि हरक सिंह रावत जी और हरीश रावत जी में अभी जो ठनेगी वो भविष्यवाणी मैं आज करके जाती हूँ। और ये जो कांग्रेस भविष्यवाणी कर रही है तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में ठनने वाली, उसका क्या? देखिए, ऐसा है, आपने सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, अगर आला कमान टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इससे क्या साबित होता है कि सिर्फ फुटाफुटावल नहीं करेंगे, अगर आला कमान कहेगा तो हम करेंगे, लेकिन हम अपने अंदर प्रतिद्वंदता नहीं लाएंगे, हम एकला चलो वाली राजनीति नहीं करेंगे, हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता का साथ देंगे। इसका मतलब ये होता है। तो च्यवनप्राश हम खिला रहे हैं, अब जोशी जी ने कहा है, तो जो च्यवनप्राश खिला के तो हम अपने कार्यकर्ताओं में यही चीजें लेकर आएंगे ना। और चटनी और चूरन भी पहाड़ का बहुत फेमस है जोशी जी, और आप पहाड़ी होकर ये चीज बोले, ये भी बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, शिशपाल सिंह बिस जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। शिशपाल जी, हनी पाठक जी ने जो कुछ कहा उन सवालों के तो जवाब चाहिए ही, साथ ही विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि कैबिनेट विस्तार हुआ तो सरकार चली जाएगी, या कैबिनेट विस्तार करने का साहस बीजेपी के अंदर नहीं है? देखिए यशी जी, अगर विपक्ष कह रहा है कि कैबिनेट विस्तार करने का साहस मुख्यमंत्री में नहीं है, तो इसके तमाम कारण है। आप देखिए कि लगातार जो है प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार इनकी सरकार बनी है। धामी जी का ये दूसरा कार्यकाल है और साल भर से ज्यादा का समय हो गया, कैबिनेट विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। अभी पीछे तो जो है 3-4 महीने पहले तो राजभवन तक चले गए थे सूची लेकर के कि अभी शाम को जो है कैबिनेट विस्तार हो रहा है, सुबह हो रहा है, फिर क्यों नहीं किया? तो जो इनके अंदर की अंतर्कलह है। अभी हनी पाठक जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह है, कांग्रेस के अंदर तो आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात मुखरता से रखता है, लेकिन भाजपा जैसे अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाले लोग, आप देखिए कि वहां पर जो है मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री में जो नोरा कुश्ती चल रही है। त्रिवेंद्र जी सरकार के हर फैसले पे सवाल खड़े करते हैं। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी कहते हैं। हर विभाग में 20% 40% कमीशन का खेल चल रहा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री जो है तीरथ सिंह रावत जी कहते हैं। बिशंग सिंह चौफाल जी अपनी अलग ही ढपली बजा रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने घर को संभालना चाहिए। विपक्ष में क्या चल रहा है, विपक्ष में ज्यादा ताकत अगर सबको अपना अपना घर संभालना है, मुझे बताइए। नहीं शिशपाल जी, ढंग से चलाए, ढंग से प्रदेश की सरकार। शिशपाल जी ये सवाल देखिए मेरे मन में। मुख्यमंत्री शिशपाल जी रुकिए जरा, मेरी बात सुनिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करनी, तो आप क्यों कर रहे हैं दूसरों के घर में ताका झाकी? अगर आपको लगता है उनके घर पे कलह हो रही है तो होने दीजिए ना, आपको क्या करना है? आप अपना मुद्दा लाइए, अपने मुद्दे पर फोकस करिए। तो अगर आप सत्ता पक्ष को ये राय दे रहे हैं कि आप अपने घर में झांकिए, तो फिर आप भी तो इस बात पर अमल करेंगे। आप क्यों उनके घर में झांक रहे हैं? कैबिनेट विस्तार होगा नहीं होगा, उनके घर में साहस है नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी थोड़ी ना। आप कैसी बातें कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्रदेश की सत्ता में आज शिशपाल जी, जब मैं आपसे ऐसे सवाल करती हूँ तो आपको नहीं समझ आता। सरकार के एक फैसले से प्रदेश की राजनीति प्रभावित होती है, हमारे बेरोजगार नौजवानों का रोजगार प्रभावित इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष ताका झाकी करेगा, विपक्ष ताका झाकी करने का लाइसेंस है, सत्ता पक्ष के पास नहीं, उस पर हम निगरानी ना रखें। बिल्कुल है प्रदेश में झूठ इतना भयंकर चीखता है। विभागों का कार्य जो है, विभागों का कार्य प्रभावित हो रहा है। मर्यादा में रहिए। आप कौन होते हैं तूता रेबे की बात करने वाली? अरे झूठ कौन बोल रहा है? आप कैबिनेट विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, जनता का काम प्रभावित हो रहा है, प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, मतलब ये बात ना उठाएं। और लगातार क्यों हो रहा है? मैं जवाब दूं आपकी गुटबाजी के कारण हो रहा है। आपके घर में अगर सब कुछ ठीक होता है
तो क्या डर था आपको जो है कैबिनेट विस्तार करने से? ठीक है, पूरा 40 मिनट यही बोलेंगे। शीर्षपाल जी, इसका जवाब मैं हानि जी से लूंगी, उससे पहले विपिन खन्ना जी। विपिन खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए यशी जी, हमारा ये कहना है कि दायित्व बांट दिए, अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं को तो सरकार तोहफा देती है, क्योंकि कार्यकर्ता किसी ना किसी उम्मीद में काम करता है। तो दायित्व बांटना और कैबिनेट विस्तार दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि दायित्व बांटने से कोई जनता को कोई फायदा हो रहा हो ये दिखाई नहीं देता, लेकिन कैबिनेट विस्तार उसका प्रभाव जनता पर डायरेक्ट जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कैबिनेट विस्तार ना करे सरकार, तो कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होती है। जो भी विभाग होते हैं वो प्रभावित होते हैं, जो उन विभागों के काम होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि धामी जी को 1 साल हो गया, कार्यकाल उनका 1 साल का हो गया, तो वो क्या बात, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखता कि कैबिनेट विस्तार हो जाएगा तो सरकार चली जाएगी, क्योंकि पूरी मेजोरिटी में सरकार है, बहुमत की सरकार है। तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को या धामी जी को इतना घबराने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं तब डाउट हो जाता है जब इस फैसले को लेने में कहीं ना कहीं धामी जी को हिचकिचाहट पैदा हो रही है। तो इसका क्या कारण है कि 1 साल होने के बाद भी कैबिनेट का विस्तार ये कर नहीं पाए? और अभी चंदन रामदास जी का देहांत हो गया, वो भी विभाग मुख्यमंत्री जी खुद संभाले बैठे हैं, उस पर भी अभी तक इन्होंने कोई भी कैबिनेट मंत्री मुझे लगता है शायद रखा नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना है कि अब तक जो है ये विस्तार क्यों नहीं कर पाए। और रही बात अंतरकलह की, तो अभी मेरी बहन हनी पाठक जी कह रही थी कि त्रिवेंद्र जी ने कहा है कि भाई अगर हाई कमान हमें आदेश देगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वो तो हर व्यक्ति कहता है, अगर मुझे भी टिकट चाहिए तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि हाँ भाई मुझे टिकट चाहिए, मैं भी ये कहूंगा कि जी मुझे अगर हाई कमान मौका देगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन उनकी इच्छा तो है, कहीं ना कहीं वो सक्रिय है, और कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत जी की बात ये नहीं है। देखिए, वो टिकट मांग रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि आला कमान कहेगा तो, अगर वो उन्होंने आगे ये चीज क्लियर की कि निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं वो, कि पार्टी से अलग होगा है टिकट नहीं मिला तो। यशी जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि इच्छा तो जाहिर कर दी उन्होंने, और कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता ये बता रही है कि वो पूरे चुनाव लड़ने के पूरे इच्छुक है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कहीं ना कहीं दरकिनार करके रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो अपनी पीड़ा वो बताएंगे ही। अगर हो सकता है उनको टिकट ना मिले तो हो सकता है वो बगावत भी कर दें। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कैबिनेट विस्तार का जो ये इस टाइम उलझा हुआ है मामला, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा की बगावत की वो कहीं ना कहीं आ रही है, तभी धामी जी को इससे डर लग रहा है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। मनोज जी राजनीतिक विशेषज्ञ है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं आप? क्योंकि एक और जहां पर कैबिनेट विस्तार को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, जो कि जायज भी है, जनता के हित में है, और दूसरी ओर ये दायित्व बंटवारा जो किया गया है, ये कहा जा रहा है कि ये कार्यकर्ताओं को खुश करने की एक नाकाम कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत जो चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो मंशा भी वो पौड़ी से जाहिर कर रहे हैं, जहां के ऑलरेडी सांसद है तीरथ सिंह रावत। यशी जी, आज बहुत पवित्र दिन है जी। आज लता मंगेशकर जी और शहीद भगत सिंह जी का जयंती भी है, तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को रख रहा हूँ जी। इस राजनीतिक जो बहस चल रही है, इस राजनीतिक बहस का जो विश्लेषण जाता है वो प्रथमतः तो एक मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव है कि वो अपनी कैबिनेट किसको कैबिनेट में रखते हैं, कैबिनेट का विस्तार कब करते हैं, और अपने संगठन का दायित्व भार किसको देते हैं। और उन्होंने ये किया है। अभी कार्यकाल लंबा है इस जो वर्तमान सरकार का है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि अंतिम वर्ष के बिल्कुल चुनाव से पूर्व दायित्व बांटे जाते हैं, वो न कर इनिशियल फेज में क्या है, तो एक सांगठनिक दृष्टि से उस संगठन के लिए बेहतर कहा जाएगा इसे कि सही समय पर सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ना। लेकिन
मैं एक बात को बड़ी प्रखरता के साथ यहाँ पर रखना चाहता हूँ। वो है अभी ये चर्चा आई बागेश्वर चुनाव के बारे में, और चुनाव जो है वो दर्शन दिखाता है कि वो आगे वाला हिस्सा क्या आने वाला है। मैं बताऊं कि बागेश्वर चुनाव में मैं स्वयं 7 दिन रहा वहाँ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में, और जिस समय मैं वहां पहुंचा था 29 तारीख को, तो मैं देख रहा था कि कहीं भी कांग्रेस के झंडे मुझे डंडे दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों ओर मुझे भाजपा का प्रचार दिख रहा था, चारों ओर भाजपा के झंडे लगे हुए थे। और चाहे वो मनकोट के क्षेत्र में गया मैं, चाहे गौतम के क्षेत्र से होते हुए निकला था, अल्मोड़ा साइड गया, कौसानी तक गया, गरुड़ गया, पूरी बागेश्वर का छान मारा, तो मुझे चारों भाजपा ही भाजपा नजर आ रही थी। तो मेरे मन में एक अनजान बाहर के व्यक्ति के रूप में यह आया कि शायद यहाँ पर क्लीन स्वीप कर जाएगी बीजेपी। लेकिन जब परिणाम आए तो वो मात्र 2040-80 वोटों का अंतर रहा। और 3 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंप किया, वहां गरुड़ में रैली निकाली, बागेश्वर में रैली निकाली। तो फाइनल एनालिसिस और तीसरे नंबर पे हम लोग तो नोटा को प्रमोट करते हैं, नोटा का कैंडिडेट रहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे लगा कि कांग्रेस ने शायद उस चुनाव को उतना सीरियसली नहीं लिया, अन्यथा परिणाम कुछ और हो सकता था, जहां मुख्यमंत्री को बहुत बड़ी रैलियां निकालनी पड़ी और मात्र तब जाकर 2080 या 40 वोटों का जितना वोटों का अंतर रहा वो रहा। तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश के भीतर एक जो डेंजर सिग्नल है, जो रिंग बेल हो रही है, वो बीजेपी के लिए बहुत चुनौती भरी है। और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा गढ़ जहां भगत सिंह कोश्यारी जी बागेश्वर से आते हैं, मुख्यमंत्री उनके ओएसडी रहे भगत सिंह कोश्यारी जी के, बाद में उन्हीं का सानिध्य प्राप्त कर विधायक भी बने और सांसद मुख्यमंत्री भी प्रदेश के बने हैं। तो उस क्षेत्र में जहां पर गढ़ है वहां पर इतनी पेचीदगी रही और इतना कम अंतराल रहा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत एक जिसे कहते हैं रे ऑफ होप, वो है बशर्ते कि कांग्रेस अपना हाउस को ऑर्डर में रखे। और जिस तरीके से दोनों ही दलों के भीतर खींचतान हो रही है, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जिक्र आया कि चर्चा है कि वो उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं पौड़ी से लड़ने के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में ऐसा कभी होता नहीं था, वो संगठन को बोलते थे और संगठन तय करता था कि कौन लड़ेगा या क्या नहीं। सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा कभी दावेदारी होती नहीं, और मतलब कार्यकर्ताओं के बीच में बोलना और एक पूरा अनाउंस कर देना, वो एक डिफरेंट एंगल दिखाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां वास्तव में ऐसी चुनौतियां हैं जिनको साधने की आवश्यकता। ठीक है, मैं वापस आऊंगी मनोज जी आपके पास। पंकज पैन्यूली जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कब होगा कैबिनेट विस्तार, चर्चा इसी पर, और सीधे पंकज जी का रुख करना चाहूंगी मैं। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार सवाल विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कैबिनेट विस्तार कब होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं, इस पर भी पार्टी का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये मुख्यमंत्री का अपना प्रोगेटिव्स है, वो जब मर्जी जब चाहे अपना कैबिनेट विस्तार करें या ना करें, या फिर वो जिसको दायित्व मंत्री पद देना चाहें उसको दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखनी होगी कि प्रदेश के जो विकास कार्य हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री ओवरबर्डन होंगे तो प्रदेश के जो विकास कार्य हैं उन पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और अगर प्रदेश का विकास कार्यों पर असर पड़ेगा तो प्रदेश की जनता, जिसने डबल इंजन की सरकार को इतने भारी बहुमत से जिताया और जिसका बार बार हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री जिक्र करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो इसके असर जनता
जनता के विकास कार्यों पे पड़ेगा, और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी डेंगू में देखने को मिला, किस तरीके से पूरे प्रदेश में त्राहिमाम हो गया था। जबकि डेंगू में 95% पेशेंट जो होते हैं उनका इलाज घर पे ही हो जाता है, केवल 5% को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। तो आपने देखा कि देहरादून जैसे शहर में अभी क्या हाल हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और भी काम है, जैसे हमारा स्मार्ट सिटी अधूरे लटक गया, 500 करोड़ हमारा सेंटर को वापस चला गया। यही सारी चीजें हैं क्योंकि हमारे जो मंत्री और मुख्यमंत्री है वो ओवर बर्डन है। जहां तक बात दायित्व की करें तो दायित्व में ये है कि 2024 का चुनाव सामने है और बीजेपी की आप किसी चीज की तारीफ करें या ना करें, लेकिन इस चीज की तारीफ करनी बहुत जरूरी है कि वो 2400 घंटे 365 दिन चुनाव में रहते हैं। तो उनकी एक 24 के लिए जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साधना शुरू करा है उसी को परिलक्षित करता है ये कि जो दायित्व बांटे गए हैं, और वो भी कैसे, केवल दूर से दिखा के 10 दिए हैं, अभी बाकियों की बात करी है और बांटेंगे। तो ये जो चीज है बीजेपी की, जो एक कहावत है कि बैल के मुंह के आगे लकड़ी के आगे बांध के, वो जो घास बांध के आगे बैल आगे चलता रहता है कि घास मिलेगी घास मिलेगी, वैसे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये कर रही है। और निश्चित तौर पर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होना चाहिए, और कैबिनेट विस्तार होने से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और हमारे जो मंत्री हैं वो भी रिलैक्स करेंगे। जैसे हमारे अभी मुख्यमंत्री रिलैक्स करने लंदन गए हैं, वैसे ही और मंत्री भी रिलैक्स करेंगे अगर काम का बर्डन कम होगा तो। चलिए, मुख्यमंत्री के पास वैसे सबसे ज्यादा विभाग है, तो अगर वो लंदन गए भी हैं तो रिलैक्स तो वो क्या ही कर रहे होंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा मुख्यमंत्री रिलैक्स होंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से विकास होगा प्रदेश का। स्मार्ट सिटी का पैसा नहीं जाएगा, डेंगू की चीजें ये नहीं होंगी, हमारे 4 धाम यात्रा की जो रोड है जिनको ऑल वेदर रोड बोल के बताया है, वो पूरी की पूरी साफ नहीं होंगी अगर हमारे मंत्रियों के पे बर्डन नहीं। ठीक है, हनी पाठक जी। मुझे पता नहीं क्यों बड़ी अजीब सी हंसी आई एक कमेंट वाला जवाब सुन के पैन्योले जी का। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी रिलैक्स करने वहां गए हैं। 220 करोड़ का पोमा के साथ एमओयू साइन हुआ, शायद पूरी न्यूज भरी हुई है, इन्होंने नहीं देखा। एक और कंपनी के साथ 1000 करोड़ से ऊपर का एमओयू साइन हुआ, वो शायद अभी तो पैन्योले जी मैंने बोलना शुरू नहीं किया, आप बेताब हो गए और उंगली ऊपर कर ली, पहले खत्म तो होने दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, रिलैक्स करने गए हैं तो थोड़ा सा शब्दों का चयन ठीक करके न्यूज पढ़ के आ जाए एक बार तो बढ़िया रहेगा, और खुद की पार्टी को भी एक बार देखे। पंकज जी मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, वेट अ मिनट। पंकज जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए प्लीज। हनी जी, रिलैक्स शब्द उसके लिए कहा जाता है जो काम के लिए नहीं गया। नहीं सुने, पैन्योली जी बहुत बेसब्रे नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिलैक्स जो इन्होंने टोन बोली ना, रिलैक्स टोन तब होती है जब वहां पर मुख्यमंत्री सिर्फ आराम करने जाए, परिवार से ही घूमने फिरने जाए, अपना दिन समय बिताने जाए। जैसे यशी जी मैं और आप कभी छुट्टी मनाने जाते हैं और फोन स्विच ऑफ करके आराम करते हैं, किसी से डेलीगेशन से मिलते नहीं है, अपने हस्बैंड और बच्चों और परिवार के साथ घूमते, रिलैक्स उसको कहा जाता है। और यहाँ बैठे हुए सभी प्रवक्तागण अगर मेरी बात से सहमत इस चीज से तो निश्चित होंगे कि रिलैक्स इसको कहा जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं ऑल वेदर रोड, तो ये रोड तो वो रोड, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे मुख्यमंत्री रिलैक्स मोड में ही रहते तो बिना ध्यान दिए इस सबसे सख्त धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में नहीं लागू होने देते। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। सख्त नकल विरोधी कानून नहीं लागू किया गया होता, अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही नहीं होती, 30% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण नहीं होता, मानस खंड मंदिर माला मिशन। यशी जी मैं छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगी, गढ़वाल में क्योंकि चारों धाम स्थित है तो वो डेवलप होता जाता है और वहां के लोगों को रोजगार का साधन मिलता रहता है। लेकिन कुमाऊं में क्योंकि कोई अभी तक इस तरह का मानस खंड माला मिशन टूरिज्म को बढ़ाने के तौर पे नहीं हुआ था, और उत्तराखंड क्योंकि टूरिज्म स्टेट है, टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर टूरिज्म से बहुत बड़ा आय का साधन होता है और आय वहां से आती है। तो कुमाऊं को डेवलप करने के लिए और कुमाऊं के लोगों को डेवलप करने के लिए मानस खंड माला मिशन लागू करने वाला ये पहला मुख्यमंत्री है जो वहां के सभी मंदिरों को डेवलप कर रहे हैं। उसकी काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, उन लोगों को पहुंचाई जा रही है ये बात, जिससे कि वहां पे कुमाऊं भी हमारा डेवलप हो। और अब मैं आती हूँ इनकी बात पर, कैबिनेट विस्तार और चीजों की बातों को लेकर।
देखिए ऐसा है यशी जी, 2-3 डिबेट और भी मेरी आपके चैनल पे और चैनल्स पे हुई हैं। किसी भी जगह पर कैबिनेट विस्तार ना होने से कोई भी जनता मुझे आक्रोशित सड़क पर नजर आती नहीं दिखाई देती है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है या वो काम नहीं हो रहा है। हमारे मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरे जिले में, पूरा उत्तराखंड का दौरा हमेशा करते नजर आते हैं, लेकिन वो रिलैक्स मोड में नहीं होते। वो सुबह के समय आम जनमानस से मिलते हुए भी नजर आते हैं, दिन के समय देखिए मिलते वो नजर आते हैं, अलग उनकी बात समस्या है, भी वो पूछते हैं। अलग बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कैबिनेट विस्तार होना चाहिए ताकि धामी जी का बर्डन कुछ कम हो सके? चलिए वो रिलैक्स होने के लिए कह रहे हैं, मैं बर्डन कम करने की बात कर रही हूँ कि क्या उन्हें बर्डन कम नहीं करना चाहिए अपना? कैबिनेट विस्तार की जहां तक बार बार बात आ रही है तो उस पर मैं आपको फिर यही कह रही हूं कि समय आने पर वो भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कथनी और करनी में अंतर नहीं करती, वो कार्य कर कर दिखाती है। ठीक है, तो ये हनी भी जी। होगा। और लेकिन ऐसा सिरफाड़ नहीं होगा कि जो यूकेडी उत्तराखंड को लाने के लिए धरातल पे आंदोलन करती नजर आई थी, वो सेमवाल जी की इतनी सिर फुटाफुटव्वल हुई कि 2 धरा में टूट के रह गई उत्तराखंड की। जिस यूकेडी की नींव सेमवाल जी ने रखी थी, वो यूकेडी को ही वो छोड़कर चले गए। यही तो हनी ये पाठक जी देखिए, का बढ़िया है, बढ़िया। ठीक तो है, ये देखिए कि और ये जिस तरीके से चिल्ला के हंस रही, क्या अभद्रता दिखा रहे हैं, एकदम छिछोरा अभद्रता नहीं लग रहा नहीं है, आपको? आप ये देखिए ये एकदम बचपना, ये हनी- बचपना और हनी- क्या दिखा रहे हैं, ये तो हनी मुझे पाठक जी, हनी पाठक जी वेट अ मिनट, आई एम रिक्वेस्टिंग। हनी पाठक जी वेट अ मिनट ना। पंकज जी ये तो अपनी बात को पूरा प्लीज करिए, किया बट करिए। दिस इज नॉट द राइट वे, राइट थिंग। प्लीज बचपने वाले प्रवक्ताओं को आज के बाद बुलाए तो मुझे ना बुलाइएगा प्लीज, पंकज क्योंकि गंभीरता बहुत जरूरी है। पंकज जी और लेवल होता है ना, एक लेवल होता है। ठीक है लेवल हनी पाठक होता जी है। वेट अ मिनट। पंकज जी देखिए यशी जी, मैं ये चीज बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा सेमवाल जी ने यूकेडी, इसलिए मैं इस पे हंसा कि इन्होंने कहा सेमवाल जी को, यूकेडी को सेमवाल जी ने स्थापित करा। ये यहाँ पे योगदान रहा, मैंने बोला था, मैंने योगदान रहा स्थापित करने में। हनी पाठक जी आपने बोला नींव रखी है। स्थापित करने का योगदान नहीं है। बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे, वो भी एक टाइम पे यूकेडी के मनोज जानी जी स्तंभ रहे हैं, उनसे पूछिए कैसे कैसे लोगों ने यूकेडी बनाई है। उसकी बात, दूसरी बात इन्होंने कही कि मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और ये है 500 करोड़ हमारा स्मार्ट सिटी का क्यों गायब हुआ, क्यों हाफती हुई नजर आई डेंगू में हमारी स्मार्ट सिटी? डेंगू का कारण पता है? इस देहरादून में इस बार सबसे ज्यादा डेंगू क्यों हुआ? क्योंकि स्मार्ट सिटी में खुदे हुए गद्दों पे जब पानी भरा तो वहां पे जो मच्छर पनपा, उसकी वजह से यहाँ डेंगू हुआ है। स्मार्ट सिटी की देन है। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी के ऊपर हमने केवल वो नहीं उठाया है, खजानदास जी और विनोद चमोली जी ने खुद उस पर उंगलियां उठाई है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनियों से चेंज हुए हैं ठेके। इस तरीके के विकास कार्य अगर इनको लगता है कि बहुत अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि इन्होंने चारधाम और रिलैक्स की बात जहां तक आई। पंकज जी प्लीज, वो हमें और भी लोगों के पास जाना है, आप समझने की कोशिश करिए ना। हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करते हैं, ठीक है? वेट अ मिनट, सबको लंबा समय नहीं मिलेगा, कट टू कट बात करते हैं। वेट अ मिनट पंकज जी प्लीज। यसी जी केवल 2 मिनट, 2 सेकंड और 20 सेकंड फटाफट प्लीज। इन्होंने रिलैक्स और चारधाम यात्रा और उसकी बात करी। जब यहाँ पे चारधाम यात्रा हो रही थी तो हमारे पर्यटन मंत्री कहाँ थे? पर्यटन मंत्री हमारे गए थे विदेश, ये देहरादून में नहीं थे। और स्मार्ट जितने भी लोग वहां पे जिनकी वो हुई है खच्चरों वालों से या उनसे आप लेके देख लीजिए, वहां पे कितनी मौतें खच्चरों की हुई है, किस तरीके से हमारे पर्यटन मंत्री और चारधाम यात्रा हमारी चली है। और इस जो ऑल वेदर रोड है, आप अपने कैमरामैन को बोलिए कि देवप्रयाग से ऊपर जाके देखे, ऑल वेदर रोड की सारी हकीकत पता चल जाएगी। ठीक है शीशपाल जी। देखिए हनी जी वेट अ मिनट, शीशपाल जी देखिए यशी जी, जो प्रदेश में मंत्रिमंडल की आज स्थिति है, सरकार की जो गंभीरता है, यहाँ तो पूरी सरकार रिलैक्स मूड में है। कैबिनेट मंत्रियों में आप देख लीजिए, सतपाल महाराज जी हो, धन सिंह रावत जी हो, उत्तराखंड में कम पाए जाते हैं। कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों की उनको फिक्र है, चाहे वो राजस्थान हो। और यहाँ राज्य में हरिद्वार में तो ये हालात था कि जो है आपदा प्रबंधन मंत्री हरिद्वार की जनता के बीच 15 दिन बाद पहुंचे, जब विपक्ष ने हो हल्ला किया, जब वहां पर पूरा हरिद्वार जो है लक्सर क्षेत्र पानी में जलमग्न हो गया था, लोग जो अपने घरों को छोड़ के
आ गए थे, त्राही त्राही हो रही थी, तो ये रिलैक्स ही है। स्वास्थ्य मंत्री को उत्तराखंड की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। चार धाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं थी, जो लगातार तीर्थ यात्रियों की जो है स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मौतें हो रही थी, तो उस समय तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे थे, पर्यटन मंत्री कहीं प्रदेश में नजर ही नहीं आ रहे थे, वो पता नहीं कहाँ रिलैक्स मूड में थे। तो ये सारी चीजें, ये तो हकीकत है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सभी कहते हैं कि उनको ये जो है केवल जो है कभी कभी उत्तराखंड में घूमने के मूड से आते हैं मंत्री उत्तराखंड के। तो ये हाल पूरी सरकार का है। राज्य के अंदर आप देखिए कि जो आपदा के बाद तमाम सड़कें जो है सैकड़ों की तादाद में जो है कनेक्टिविटी से कटी हुई हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, लोग जो है अपने काम धंधे पे नहीं जा पा रहे हैं, जो अस्वस्थ लोग हैं उनको समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा पा रहा। तो कम से कम सरकार का ध्यान उसको खोलने पे होना चाहिए था। और स्मार्ट सिटी की बात तो ये है, वो तो स्मार्ट बनी नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कब के स्मार्ट बन गए थे, तमंगा भी ले आए थे, ये डेंगू सिटी जरूर बन गई। हर घर के अंदर जो है इस समय डेंगू से पीड़ित लोग हैं, पूरा परिवार पीड़ित है। मौत के आंकड़े भी ये लगातार छुपा रहे थे। हॉस्पिटल में जाकर के जब विपक्ष ने हालात दिखाए, सरकार को आईना दिखाए, तब जाके प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उतरे, तब जाकर के सरकार जागी। लेकिन तब तक तो बहुत दूर हो चुकी थी, डेंगू का डंक पूरे प्रदेश में फैल चुका था। और यहाँ की सीएमओ का बयान है कि हमने आकलन ही नहीं किया था कि जो है डेंगू इस बार इतने पैर पसार लेगा। तो भैया आप किस चीज का आकलन कर पा रहे हैं? आप लोगों की समस्याओं के बारे में अगर पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे, तैयारियां नहीं करेंगे, तो ये चीजें तो भयावह होंगी। और स्मार्ट सिटी के कारण जो अव्यवस्थाएं फैली वो किसी से दूर नहीं। इनके मेयर खुद जो है सड़क पर निकले निरीक्षण करने, और उनका बयान है कि जो है स्मार्ट सिटी के व्यवस्थाओं के कारण। जी रुकिए जरा, शीशपाल जी रुकिए, मैं समझ रही हूँ कि लिस्ट काफी लंबी है। विपिन खन्ना जी। देखिए यशी जी, सबसे पहले तो मैं पैनोली की बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं पैनोली की बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिलैक्स हैं। वो बेचारे लाचार मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी कैबिनेट जो है उनका साथ देने को तैयार नहीं है। वो हर जगह अकेले भाग रहे हैं, चाहे आपदा हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो पानी जल भरा हुआ हो, चाहे कुछ भी समस्या हो गई है, बेचारों को अकेले ही भागना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। हेलो जी जी जी, आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। हाँ बिल्कुल, रिलैक्स तो नहीं है। मैंने ये नहीं कहा संवेदनशील है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रिलैक्स तो नहीं है, क्योंकि उनका कैबिनेट में कोई भी साथ नहीं दे रहा है। हो सकता है एक आध कैबिनेट मंत्री और वो कैबिनेट का विस्तार कर दे तो शायद वो भी उनका साथ ना दे। लेकिन अभी जिस तरीके से हमारी बहन हनी पाठक जी ने मुख्यमंत्री जी की तारीफों के पुल बांधे कि उन्होंने धर्मांतरण कानून वो लेके आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी लोकपाल नहीं ला पाए। और कह रही हैं 33% आरक्षण ले आए, वो भी कोर्ट के डंडे के बाद, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय वो नहीं दिला पाए। नकल कानून वो लेके आ गए, लेकिन हाकम सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और उन नौकरियों का दलाल है, उसको जेल भेजने में ये असफल साबित हुए, क्योंकि वो जमानत लेकर वापस आ चुका है। आपदा आज शहर, गांव, कस्बे, पूरे पहाड़ पर, आपको पता है घर घर में आजकल आज के समय में डेंगू है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हनी जी, लोग नीचे बैठकर ड्रिप लगवा रहे हैं, पार्किंग में बैठकर ड्रिप लगवा रहे हैं। ये स्थिति देहरादून की हो चुकी है। इस टाइम स्वास्थ्य विभाग खत्म हो चुका है, बिल्कुल उनके पास कोई संसाधन नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज विदेश के दौरे पे हैं। मैं समझता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को कि ऐसी आपदा में प्रदेश को छोड़कर और वो विदेश के दौरे कर रहा है। सबसे पहले जिन लोगों ने उसको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में पहुंचाया, सबसे पहले दायित्व उस जनता का था, उस गरीब जनता का था। ठीक है विपिन जी, जरा इसका जवाब ले लेते हैं। विपिन जी वेट अ मिनट। हनी जी, इसके बाद मनोज जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए ऐसा है यशी जी, इस तरीके की बातें करके ना खुद ही नहीं समझ में आता ये लोग क्या बोलते हैं। क्या कहते हैं, डेंगू किस पानी में पनपता है? डॉक्टर रिपोर्ट से लेके वैज्ञानिक तक कहता है कि डेंगू साफ पानी में पनपता है। फिर ये कह रहे हैं सड़कों में गड्ढों के कारण वहां पर पानी फैल रहा है, जिसकी वजह से
डेंगू हो रहा है, तो पहले तो वैज्ञानिक से बड़े ये प्रवक्ता सारे हो गए हैं, तो यही नहीं समझ पा रहे ये क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टडी बहुत जरूरी होती है, जो ये लोग नहीं करते। पैच वर्क के लिए 550 करोड़ की बात ये बार बार कह रहे हैं। राज्य में सड़कों के पैच वर्क और मतलब गड्ढा मुक्त करने के लिए इसी वर्ष 450 करोड़ रुपए जारी किए हैं और एसएस सिंधु जी ने अभी बैठक ली है और इस काम के लिए एकदम सघन अभियान चलाते हुए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2 महीने का गहन अभियान। बीच में मत बोलिए, खन्ना जी बीच में मत बोलिए। मैं बड़ी सब्र के साथ आप सबकी बातें सुनती हूँ, पता होगा। मैं वही कह रही हूँ। 6 महीना पहले गड्ढा मुक्त सड़कों का, अब कौन सी गड्ढा मुक्त सड़कों? खन्ना जी ऐसा देखिए, मैं बीच में किसी के इंटरप्ट नहीं करती और मैं सभ्य डिबेट में बैठ रही हूँ, तो कृपया प्लीज मेरे टर्न में मत बोलिए। आपके टर्न में मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2 महीनों का गहन अभियान चलाने की डेडलाइन जारी की है और सड़क सुरक्षा के लिए भी 300 करोड़ रुपए का प्रावधान लागू किया है। अब ये हॉस्पिटल और डेंगू की बात करते हैं कि क्या डेंगू के बारे में अभी शीशपाल भाई साहब ने बोला कि हॉस्पिटल के सीएमओ ने कहा हमें नहीं पता था कि डेंगू इतना पैर पसार लेगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं पार्टी में होते हुए भी कह रही हूं कि डेंगू इतना पैर पसार लेगा ये तो किसी को नहीं पता था। कोरोना इस तरीके से आ जाएगा ये तो किसी को नहीं पता था। इस तरीके से लोगों को लॉकडाउन में घर के अंदर बैठना पड़ेगा ये तो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने वाली हमारी सरकार है। और फिर अभी ये खन्ना भैया की एक बात और मैं कोरोनेशन ये क्या पहले गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी? अब जाइएगा जरा वहां पर, मशीनें देखिएगा, डेवलपमेंट देखिएगा, दून हॉस्पिटल की ओपीडी विभाग देखिएगा, इमरजेंसी वार्ड देखिएगा और हर देखिएगा दून हॉस्पिटल क्या था, आज दून हॉस्पिटल क्या है, जरा देखिएगा वो कितना ज्यादा उसका विस्तारीकरण हो गया है। एक से एक एक्सरे मशीन वहां पर है जो कभी पूर्ववर्ती सरकार ने देखी तक नहीं होगी, सोची तक नहीं होगी। फिर अभी दूसरी बात आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कोई मंत्री साथ नहीं देता। किस जगह पर आपने देखा कि कौन सा मंत्री साथ नहीं देता? कोई एविडेंस है? देखिए ऐसा बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल दूं, बोलने को तो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा था मैं आपको याद दिलाती हूँ, छोटी सी 20 सेकंड की, कि हमारे यहाँ जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कोई भी पुलिस अपने निजी काम के लिए आगे और पीछे लेकर नहीं चलेंगे। हम ये कहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी को दो, आम आदमी को दो, हमें नहीं चाहिए इस प्रकार की सिक्योरिटी। अभी राघव चड्ढा जी की शादी में पूरा दिख गया कि कितनी हाई सिक्योरिटी आगे से पीछे से हर जगह से अभी तो उनके नई शादी हुई है, उनको तो चैन से रहने दीजिए हनी पाठक जी। लेकिन करना वो निंजा टेक्निक से सबको याद है। शीशपाल जी करोड़ों रुपए का ठीक है। हनी पाठक जी वेट अ मिनट, हनी पाठक जी वेट अ मिनट। शीशपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद मनोज जी आती हूँ मैं। शीशपाल जी बिना तोले नहीं बोलना चाहिए, आदमी गंभीरता का परिचय नहीं देता है। देखिए यसी जी हनी पाठक जी ने कहा कि जो है दून हॉस्पिटल पहले का देखिए, आज का देखिए। आज जो है वो तो दून मेडिकल कॉलेज है, इनको दिखना चाहिए जो उसका विस्तार हो रहा है। और वहां के हालात भी ऐसे बद से बदतर हैं। कल ही के अखबारों में बड़ा छपा था कि जो है एक बेड पे 4 लोग रह रहे हैं, उनको जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हालात हैं। और आज ही की खबर है कि जो प्लेटलेट्स की मशीन है वो वहां पर खराब पड़ी है, वहां पर जो है टेस्ट ही नहीं हो पा रहे, एक्सरे मशीन वहां पर काम नहीं करती, अल्ट्रासाउंड मशीन वहां काम नहीं करती, जो है गर्भवती का जो है लिफ्ट में प्रसव हो जाता है। मैं तो कल गई और उस काम कर रही थी यशी जी, मैं कल गई हूँ, मेरे यहाँ एक मेड है वो उसको एडमिट करा के आई हूँ, काम कर रही थी। अरे भाई हनी पाठक जी आप तो माई बाप है इस प्रदेश की, आप तो सत्ता में है, आपके लिए क्यों नहीं होगा? मशीन कैसे मैं 15 मिनट में ठीक करा दूंगी? क्या पूछिए, आम आदमियों से पूछिए उनकी मशीन में 15 मिनट में ठीक करा दूंगी। उनको जो है करा दीजिए ना, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों की जान चाहिए भैया। वो हास्यास्पद बातें करते हैं आप लोग जो है इतने परेशान हैं, उनको समय से इलाज नहीं हो रहा, जाने जा रहे हैं लोगों की, हर घर में डेंगू के मरीज हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि उदाहरण दीजिए प्रदेश में कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री को कब सहयोग नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी कई बार आदेश निकाल चुके कि साहब जो है कैबिनेट मंत्री गांव में प्रवास करेंगे, जो है तमाम हर जगह अब गांव में चौपाल लगाएं। कितने मंत्री गए बताइए चौपाल लगाने, कितने मंत्रियों ने जो है अपने टाइम पे बताती हूं, तमाम चीजें हैं। और कौन सा ऐसा फैसला है जिसमें मंत्रियों का सहयोग मिल रहा है? आप बल्कि तमाम मामले में मुख्यमंत्री बयान देते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री जो है उनके सहयोग में खड़ा हुआ नजर नहीं आता। ये तो हर दिन की कहानी है इस राजधानी में। एकला चलोगी राह में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये तो यहाँ का बच्चा जानता है, इसमें किसी को कोई
सबूत देने ठीक की है आवश्यकता नहीं है। मनोज इस जी, स्थिति को एकला आप ही चलो सुधार की राह सकते हैं। में क्या तो मुख्यमंत्री ये इस बार देखिए, जैसे कि विपक्ष ने कहा कि एकला चलो की राह में मुख्यमंत्री चल रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री ही मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, ऐसा मानते हैं आप? जी 20 सेकंड फिर टाइम खत्म हो जाएगा। मैं जिस तरीके का मैं अपने को राजनीतिक विश्लेषण से ही संबद्ध रखूंगा, और क्योंकि समस्याओं पे वैसे भी आप बहुत चर्चाएं कराती हैं और बार बार चर्चा होती रहती है। देखिए, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने पूरा विश्व भ्रमण करते हुए देखा होगा, उनके बाकी मंत्रियों को भ्रमण करते हुए नहीं देखा होगा, और वही परिपाटी राज्य के भीतर भी वर्तमान में चलती हुई मुझे दिख रही है। मैं एक बात जो कहना चाहता हूं भी, हाल ही में भारत की संसद ने महिला विधेयक बिल पारित किया है। यहाँ पर जो डिबेट हो रही है उसमें ये बड़ा अच्छा है कि आप मुख्य एंकर और जो सत्ताधारी बड़ी पार्टी है उसके भी महिला प्रवक्ता यहाँ पर हैं, लेकिन जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि जो 10 दायित्वधारी हैं, अगर उनमें महिलाओं की दायित्व दिए जाने की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी संगठन नाकाम रहा है कि वो 10 में से कम 3 महिलाओं को, 4 महिलाओं को दायित्व देता, तो मुझे नैरेटिव के रूप में अच्छा लगता कि जिस चीज के लिए भारत की संसद में प्रयास किए गए हैं वो धरातल पे उतरते हुआ नजर आ रहा है उसके बाद विधेयक पारित होने के बाद। लेकिन एक महिला को दायित्व दिया गया है, बाकी 9 जो है पुरुष ही पुरुष हैं। शायद मैं गलत हूँ, मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, क्या आज चाहे प्रदेश हो चाहे राष्ट्र हो, सही जो हम बोल रहे हैं क्या वो धरातल में उतर भी रहा है कि नहीं रहा? मतलब ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और खन्ना साहब एक बात कर रहे थे, कैबिनेट की बात कर रहे थे कि बड़ा कैबिनेट जैसे बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वाला हो। मैं एक बात रखना चाहता हूँ, गवर्नेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, स्मॉल बट इफेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए। बहुत भारी अमला लेकर भी बहुत ज्यादा चीजें हासिल नहीं की जा सकती। तो खासकर तब जब हम प्रदेश के अगर आकलन करें तो जिस तरीके से हमने एडीआर की रिपोर्ट तैयार की थी, तो 2017 में जो मंत्री थे और 2022 में जो जिनको दोबारा लड़ने का मौका मिला, उनकी संपत्ति में जो इजाफा देखा, हमने देखा 12 करोड़ से 25 करोड़ पहुंच गया। मतलब 33% से लेके 754% तक विधायकों की आय बढ़ गई। तो उससे ऐसे लोगों को दायित्व देने से अच्छा है ना दिए जाए और ईमानदार लोग आ गए जिससे राज्य का भला हो, राज्य का पैसा वास्तव में राज्य के लिए लगाया जाना चाहिए। जैसे एक चर्चा के दौरान ये बात आई कि कमीशन 30% 40% कमीशन मिलती है, ऊपर तक बढ़ता है, पूरा सरकार का पैसा जो है जो नगर विकास के लिए आया वो वापस चला जा रहा है। ये चिंता के विषय होने चाहिए, इन विषयों पे गंभीरता होनी चाहिए। ठीक है मनोज जी, फटाफट हनी जी से जवाब ले लेते हैं। हनी जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा, उसके बाद पंकज जी मैं आपके पास आती हूँ, फटाफट। देखिए ऐसा है, जो ये अभी बात कर रहे हैं विपिन खन्ना जी उस पर, और ये जो भाई साहब ने बात करी कि मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि महिला विधेयक जो बिल पास करवाने के बाद हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है, अभी 10 लिस्ट आई है और जो काफी वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी में बहुत सहयोग दिया है पार्टी को खड़ा करने में, उनका नाम दिया गया है। अभी और लिस्ट आनी है, सब्र करिए, महिलाओं को पूरा समर्थन और साथ हमारी पार्टी देती है। अगर महिलाओं को हमने साथ नहीं दिया होता तो हर योजना भाई साहब हम लोगों ने महिलाओं से शुरू नहीं करी होती। लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना करी थी, उसके बाद इज्जत घर ले लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए तो आप 33% महिलाओं का 36 आरक्षण ले लीजिए, 3 तलाक बिल को पास खत्म करना ले लीजिए। इस तरीके की जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं के हित में हमारी पार्टी ने लिए, जिस महिलाओं को अन्य पार्टियां इग्नोर कर देती है वो हमने लागू करी है। और दूसरी बात, मेरी 20 सेकंड की एक बात और रह गई है जी, जो ये बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी पर, वो मैं कह रही थी तब तक आपने भाई साहब को समय दे दिया था।
ऐसा है, मुख्य सेवक के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी खड़े होकर जनता को पूछ रहे हैं ना, आज तक के इतिहास में किसी भी विपक्षी पार्टी में मुख्यमंत्री किसी जनता के इतना जनता आपके द्वार नहीं रहा है। तो इस पर जरा आकलन करें। और अभी शीशपाल भाई साहब ने कहा कि प्रभारी मंत्री ने कहाँ प्रवास किया। शीशपाल भाई साहब प्लीज। हनी जी वक्त की कमी है, देखिए वक्त की कमी है। शीशपाल जी 30 सेकेंड्स में अपनी बात को पूरा करेंगे। शीशपाल जी काइंडली सी द न्यूज। शीशपाल जी। हनी पाठक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पे हैं, कैबिनेट का उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। जैसे आपके यहाँ होता है वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है कि खड़गे जी आ रहे हैं और सोनिया गांधी जी को साइड में कर दिया जाता है। खड़गे जी का मान कहीं होता ही नहीं है। तो ये पार्टी हमारी ही सरकार में बच रही ठीक है। राजस्थान का लिंगानुपात हनी पाठक जी प्लीज, हनी पाठक जी फिर उनको भी चुप कराइए। मैं जवाब तो दूंगी क्योंकि 6 मिनट बचा है। पंकज जी अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए वाइंड अप का समय मेरे पास समय नहीं है। माफ कीजिएगा पंकज जी, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर कैबिनेट विस्तार कब होगा और